गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। CMFRI के अनुसार भारत में वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग 2019 के लिए मात्रा के आधार पर मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु। अब देखिए दोस्तों, इस आंकड़े को जारी किया है CMFRI, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए दोस्तों, ये आंकड़ा कब का है? 2019 का। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2018 के अनुसार 2019 में कितने % की वृद्धि हुई? दोस्तों वृद्धि देखने से पहले हम जानेंगे कितना उत्पादन हुआ। तो उत्पादन हुआ 2018 में दोस्तों 3.49 मिलियन टन का, और 2019 में उत्पादन हुआ है 3.56 मिलियन टन का। अब देखिए दोस्तों, इतना उत्पादन हुआ तो वृद्धि कितनी हुई है? तो 2.1% की वृद्धि हुई है इसके उत्पादन में। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने वार्षिक उत्पादन कितने किया मछलियों का? दोस्तों नंबर 1 को रहा है तो तमिलनाडु, इसने उत्पादन किया है 7.75 लाख मीट्रिक टन का। 2 नंबर पर रहा है गुजरात, दोस्तों इसने उत्पादन किया है 7.49 लाख मीट्रिक टन का। और 3 नंबर पर रहा है दोस्तों केरल, और इसने उत्पादन किया है 5.44 लाख मीट्रिक टन का। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न में दिख रहा है लैंडिंग। लैंडिंग का क्या अर्थ होता है? तो लैंडिंग का अर्थ होता है कि मछली को पानी से बाहर निकालना और भूमि पर लाया जाना। दोस्तों उसका ये आंकड़ा जारी किया गया है, ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड में मछली पकड़ने के मामले में भारत आता है नंबर 3 पर। तो नंबर 1, नंबर 2 कौन है दोस्तों? नंबर 1 है चीन और नंबर 2 है इंडोनेशिया। आपको दोस्तों याद करना होगा। अब हम जानेंगे CMFRI के बारे में। दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम के निदेशक हैं डॉक्टर A गोपाल कृष्णन, तथा इसका मुख्यालय है कोची में। कोची का दोस्तों? कोची है केरल में। अब हम जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। जो तमिलनाडु दोस्तों इसकी राजधानी का है, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित, तथा इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39। और दोस्तों राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, तथा इसका राजकीय डांस का है भरतनाट्यम। पेपर में काफ़ी पूछा जाता रहा है। जानवर है नीलगिरी तहर, पक्षी है पन्ना कबूतर, फूल है ग्लोरियसा लिली, फल है कटहल, तथा पेड़ दोस्तों मेडिमिया आर्गन पॉम ट्री, और खेल है कबड्डी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। हाल ही में टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए ग्रेटर नोएडा से बेल 206 B3 हेलीकॉप्टर को किसने रवाना किया? तो इसको रवाना किया गया ऑप्शन नंबर C, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने। और ये भारत के पैन के कृषि मंत्री हैं। और दोस्तों हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पर टिड्डियों का लगातार हमला होते जा रहा है, और जो किसानों की खड़ी फसलें हैं उनको ये खा करके नष्ट कर सकते हैं, काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। दोस्तों इसी को दूर करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने बेल 206 B3 हेलीकॉप्टर को भेजा। दोस्तों अब देखिए हेलीकॉप्टर काम करेगा दोस्तों, कीटनाशक छिड़कने का काम करेगा। अब देखिए किस हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करके ये कीटनाशक छिड़कने वाला हेलीकॉप्टर बनाया गया है? दोस्तों MI-17, क्या नाम है? MI-17 नाम का ये हेलीकॉप्टर। अब देखिए दोस्तों, इसको अपग्रेड कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में इसको अपग्रेड किया गया। किसकी मदद से? तो इंडियन एयरफोर्स और CSIO दोस्तों क्या है? तो CSIO है केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कौन सा जो केमिकल है जो छिड़का जाएगा टिड्डियों के ऊपर दोस्तों? तो कीटनाशक है मेलाथियान। कौन सा? मेलाथियान नाम का कीटनाशक है दोस्तों। और इसको छिड़कने से दोस्तों मरेंगे नहीं, लेकिन जो उनकी प्रजनन क्षमता, जो उनकी बढ़ने की क्षमता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता है दोस्तों, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो हेलीकॉप्टर है महज 40 मिनट में 750 हेक्टेयर क्षेत्र में 800 लीटर कीटनाशक छिड़कने का दोस्तों ये दावा करता है, ये छिड़क सकता है दोस्तों, ठीक है। हम जानेंगे जो हेलीकॉप्टर है MI-17 इसके बारे में। दोस्तों ये बना कहाँ पर है? दोस्तों ये रूस का हेलीकॉप्टर, यानी कि रूस द्वारा बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उड़ कितने किलोमीटर स्पीड से चल सकता है? तो 260 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर की पर स्पीड से दोस्तों अधिकतम ये उड़ सकता है, चल सकता है दोस्तों। अब देखिए ये 2 पायलट के अलावा
24 जवानों को ले जा सकता है और 4000 किलोग्राम तक दोस्तों जो भी सामान है वो इसमें लिया जा सकता है बहुत आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो ये हेलीकॉप्टर दोस्तों एक बार में 250 अगर लीटर इसमें कीटनाशक डाला गया है तो वो 25 से लेकर के 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये छिड़काव करने में सक्षम है। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बारे में। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली तथा दोस्तों इसका जो कलर है क्या है, नेवी ब्लू, आसमानी नीला और सफेद तथा इसके परिणाम के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है राकेश कुमार भदौरिया। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। भारत के वीनस मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाना है? तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्रियान-1 और इसको दोस्तों इसरो जो है स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसके सहयोग से भेजने का काम कर रहा है। दोस्तों जो इसरो का ये पहला मिशन है शुक्र पर भेजने वाला, लेकिन स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स का ये दूसरा मिशन है। अब देखिए दोस्तों इसको भेजने के पीछे का उद्देश्य क्या है, जो शुक्र का वातावरण है और जो दोस्तों सूर्य के आवेशित कण हैं उनके ऊपर अध्ययन करना इनका मेन मकसद है, इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें भेजा क्या जाएगा, तो इसमें एक दोस्तों ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो इसके वातावरण में चक्कर लगाएगा और इसका अध्ययन करेगा। ठीक है, अब ये कहाँ से भेजा जाएगा दोस्तों, तो 2023 के अंत में इसको भेजा जाएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाना है। अब देखिए कितना समय लगेगा, तो 6 महीने का समय लगेगा और दोस्तों वहां पर यह मिशन 1 साल तक काम रहेगा यानी कि एक्टिव रहेगा। ओके, अब हम जाएंगे दोस्तों इसरो के बारे में। जो इसरो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। उसके पेन टाइम के चेयरमैन है के शिवन। दोस्तों जो आपको ये लोगो दिख रहा है, इसने अपना लोगो कब अडॉप्ट किया था दोस्तों, तो इसने 2002 में अपना नए वाला लोगो अडॉप्ट किया था इसरो ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोस्तों इसके जो स्पेस पोर्ट है जहाँ से ये लॉन्च करता रहा अपने उपग्रह, क्या नाम दोस्तों उसका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरा थुम्बा। और दोस्तों जो थुम्बा है ये सबसे पुराना स्पेस सेंटर है जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ओके, आपको दोस्तों याद करना होगा, पेपर में पूछा था। और आमतौर पर जो अभी भेजा जा रहा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के 6वें संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरदीप सिंह पुरी के द्वारा और ये भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं दोस्तों। अब देखिए इन्होंने लॉन्च किया तो एक नई श्रेणी का पुरस्कार की भी घोषणा की। उसका नाम क्या दोस्तों, प्रेरक दौड़ सम्मान। क्या, प्रेरक दौड़ सम्मान। इसके बारे में दोस्तों हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इस सुरक्षा सर्वेक्षण 2021 के बारे में। अब देखिए दोस्तों इसमें जो सर्वेक्षण किया जाएगा कब से कब तक किया जाएगा, तो 4 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा। अब देखिए पहली बार इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2016 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था और 2021 में इसका 6वां संस्करण है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो 2018 में सुरक्षा सर्वेक्षण हुआ था ये विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा सर्वेक्षण था दोस्तों। इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया था, तो 4203 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। अब देखिए दोस्तों जो ये सम्मान है उसके बारे में जानते हैं। सम्मान क्या नाम है, प्रेरक दौड़ सम्मान। इसमें दोस्तों एक नई श्रेणी है, इसमें दोस्तों 3 शहरों के 5 उप श्रेणी रखेगी और दोस्तों 5 उप श्रेणी में 6 और श्रेणियों को रखा गया। अब देखिए दोस्तों जो श्रेणियां हैं ये है कौन सी दोस्तों, तो पहला है दिव्य यानी कि प्लेटिनियम। इसकी दोस्तों गीला, सूखा और खतरनाक श्रेणियों के कचरे के पृथक्करण के लिए अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। दूसरा है अनुपम यानी कि स्वर्ण, ये इसमें आता है दोस्तों गीले कचरे से उत्पन्न प्रसन्नता क्षमता। तीसरा है उज्जवल रजत, इसमें आता है दोस्तों गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण और पुनः चक्रण। दोस्तों अगला है उदित कांस्य, इसमें आता है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण। अगला है दोस्तों आरोह यानी कि आकांक्षा, इसमें आता है दोस्तों लैंडफिल में जाने वाले कचरों का प्रतिशत और शहरों की स्वच्छता स्थिति। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न कौन से नंबर के लिए, 5 नंबर। किस आईआईटी ने मोबाइल मास्टर जी नामक एक आभासी कक्षा प्रणाली विकसित की? इसको विकसित किया गया है ऑप्शन नंबर यानी कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों की तरफ से। दोस्तों ये प्रोफेसर हैं जे राजकुमार, डॉक्टर अमनदीप सिंह, अनिल झा, वीरेंद्र सिंह और जितेंद्र शर्मा।
अब देखिए दोस्तों, जो मोबाइल मास्टर जी एक आवासीय कक्षा प्रणाली है दोस्तों, है क्या, जो हमारे शिक्षक हैं दोस्तों वो मोबाइल के माध्यम से जैसा स्कूलों में वातावरण होता है उस माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस पढ़ने में सुविधा क्या दी गई है दोस्तों, जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड होता है उसको पूरा पूरा रिकॉर्ड किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, और जो रिकॉर्डिंग है उसको भेजा जा सकता है ऑनलाइन तरीके से, आभासी तरीके से विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब रिकॉर्डिंग की जाएगी, जब किसी चीज़ को तो अंडरलाइन किया जाएगा, तो इसमें जो बुक है बुक की भी सुविधा दी गई है कि इनके बुक पर अंडरलाइन कर दीजिए और विद्यार्थियों को बहुत आसान तरीके से दिख जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ अगर जो टीचर है वो कुछ कॉपी पर लिखना चाहता हो, किसी पेज पर लिखना चाहता हो, उसको समझाना चाहता हो, तो ये भी सुविधा इसमें दी गई है बहुत आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे IIT कानपुर के बारे में। जो दोस्तों जो IIT कानपुर है इसके अध्यक्ष कौन है, तो कोपिलनी राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष हैं। इसके निदेशक है अभय करिंदीकर। कौन से, अभय करिंदीकर इसके निदेशक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2020 का समग्र विजेता कौन है दोस्तों। विजेता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृतिका पांडे। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कौन से लघु कथा लिखा है, यानी कि उसका शीर्षक क्या है, उसका शीर्षक है द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पुरस्कार को दिया किसने, तो घाना के लेखक और संपादक है NII अकीवेई पार्क्स। और दोस्तों उनके 2020 के जो पैनल थे जजों के, उन्होंने संयुक्त रूप से इस अवार्ड को देने का काम किया। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरी ऐसी व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से जिनको ये अवार्ड मिला है। पहली कौन दोस्तों, तो पहली को मिला था 2016 में, और उनका नाम है पराशर कुलकर्णी। कौन सा, पराशर कुलकर्णी उनका नाम था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस पुरस्कार में जो इनकी बुकें हैं, जो इनका लेखक है, इसको पढ़ने के लिए कौन कौन से अतिथि थे दोस्तों। लेखक बर्नार्ड एवास्टो, जो हमारी अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर, एलिजाबेथ मैकवर्नन, केली फॉक्स और लीला बेंडन दोस्तों। अब देखिए जो एक पुरस्कार को जीतता है उसको दोस्तों राशि कितनी दी जाती है दोस्तों। जो क्षेत्रीय विजेता होता है उसको 2500 यूरो की राशि दी जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो समग्र विजेता होता है, जैसे मेरे समग्र विजेता हैं, तो इनको 5000 यूरो की राशि दी गई है नगद रूप से दोस्तों। ठीक है, और जो उनका दूसरा लेख है इसको जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्होंने किसके बारे में लिखा है दोस्तों। इन्होंने लिखा है एक हिंदू लड़की के बारे में कि कैसे उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ दोस्तों, और इसके बारे में लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मानवीय कार्य के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है दोस्तों। ये मिला है ऑप्शन नंबर से यानी कि फ्रिया ठकराल को। ये हैं कौन, तो ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय छात्र हैं दोस्तों। अब देखिए इनके जो मानवीय कार्य हैं उनके लिए इस अवार्ड को दिया गया। जो इनके मानवीय कार्य इसको दोस्तों हम थोड़ी देर में देंगे, पहले देंगे डायना पुरस्कार के बारे में। अब देखिए ये क्यों जाता है, तो दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्य और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना उनके दोस्तों याद में इस पुरस्कार को दिया था। इसकी स्थापना की गई थी 1999 में, यानी कि 1999 से इसको दिया जाता रहा है। अब देखिए दोस्तों जो इस पुरस्कार को चुनने के लिए जो जज होते हैं उसमें कितने जजों की पैनल होती है, तो 13 सदस्यीय जजों की दोस्तों इसमें पैनल होती है। ठीक है, अब हम किसके बारे में जानते हैं, जो फ्रिया ठकराल दोस्तों उनके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने किया क्या है, तो आमतौर पर जो कूड़ा होता है हम दोस्तों हम आमतौर पर फेंक देते हैं, तो दोस्तों उसको सहेजने के लिए उन्होंने 5 लाख से अधिक रुपए खर्च कर दिए दोस्तों। इसके लिए उन्होंने किया क्या दोस्तों, एक जो ऐप है वो विकसित किया और जितने भी कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे संपर्क किया और घर घर जाकर दोस्तों संपर्क किया। अगर किसी को कूड़ा अपना फेंकना है, किसी को देना है, तो हमें आप भेज दीजिए, उसका हम पुनः चक्रण करेंगे दोस्तों और फिर से लॉन्च करेंगे। इसके लिए दोस्तों उन्होंने जो दक्षिण दिल्ली के क्षेत्र है उसके समुदाय को लिया और उस क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने काम किया और इसके लिए इनको 2020 का डायना पुरस्कार दिया गया है। ओके, हम जानेंगे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के बारे में। जो दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम है इसकी राजधानी क्या है, तो लंदन है इसकी राजधानी। इसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और मुद्रा चलती है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे इंग्लैंड होता तब यहाँ पर मुद्रा क्या होती है, तो दोस्तों इंग्लैंड की मुद्रा हो जाती है यहाँ पर डॉलर। आपको दोस्तों याद करना होगा जो यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है तब इसकी मुद्रा क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम दोस्तों इसमें काफ़ी सारे देश आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा दिया ऑप्शन नंबर यानी कि फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। दिया क्यों दोस्तों? तो अपेक्षित सरकारी फेरबदल के कारण, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मनमुटाव हो गया था इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों, उनको कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान, संकट के दौरान दोस्तों, जो वहाँ की जनता है उसके प्रति काफ़ी सामना करना पड़ रहा था, उनके आलोचनाओं का, उनकी बाधाओं का दोस्तों। तो इसके देखते हुए ये दोस्तों ये सब फेरबदल किया गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो फ्रांस के बारे में जो फ्रांस इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। और मुद्रा कौन चलती है? तो यूरो चलती है इसकी मुद्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के लिए। रूसी मतदाता ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में रहने की अनुमति दी है? तो अनुमति दी गई ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2036 तक, यानी कि ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके पक्ष में कितनी वोटिंग हुई? तो 77.9% की इनके पक्ष में वोटिंग हुई और इनके विपक्ष में 21.3% की वोटिंग हुई और ओवरऑल वोटिंग कितनी हुई? तो 65%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये अब तक के रूस के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं और जब ये 2036 तक रहेंगे तब तो ये बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। अब देखिए इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज कितनी है? तो 67 ईयर इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है और दोस्तों 2036 तक ये 83 साल के हो जाएंगे, यानी कि 83 साल तक रहने वाले ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए जो कितने कार्यकाल तक के लिए इनको बढ़ाया गया है? तो इनका दोस्तों 2 कार्यकाल तक के लिए, यानी कि जो इनका अभी प्रेजेंट टाइम में कार्यकाल चल रहा है 2024 में खत्म होगा। ठीक है, जो दूसरा कार्यकाल दोस्तों वो कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का 2 कार्यकाल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो रूस में कार्यकाल होता है दोस्तों एक, वो होता है 6 साल का। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद कर लेना है। अब हम जाएंगे दोस्तों जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? पुस्तक द इकॉक बुक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेके रावलिंग। अब देखिए इस प्रश्न का जवाब किसने दिया दोस्तों? दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, विकास सिंह, अशोक करेला, शिवम कुमार और यश कुमार। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। अब हम देखेंगे दोस्तों जो हमने आज के वीडियो में प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना और जितना भी आपको पता होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि हमारे दोस्तों मन लगा रहेगा और जब व्यूज़ कम आते हैं दोस्तों तो वीडियो बनाने का भी काफ़ी अच्छा मन नहीं कर पाता है। ओके दोस्तों, और अगर जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना तो अवश्य कीजिएगा दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।